हाय एवरीवन, अगर आप स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड हैं, स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ और हिस्ट्री को लेकर के थोड़े से पैशनेट हैं, पढ़ते हैं, तो अभी कुछ समय पहले जो स्कैम 92 वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता को लेकर के, वो आपने ज़रूर देखा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कैम 92 देखने के बाद ही स्टॉक मार्केट से अपना कनेक्शन शुरू किया। स्टॉक मार्केट में तो डिफरेंट स्कैम होते आए हैं। स्कैम 92 30 साल पहले हुआ, उसके बाद केतन पारेख के स्कैम भी था और भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड भी स्कैम होते रहते हैं। लेकिन अभी एनएससी का स्कैम सामने आ रहा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ काफ़ी एम्बैरेसिंग भी है। एम्बैरेसिंग इसलिए कि जब आप इस स्कैम की तह तक जाएंगे, पूरी बातें को समझेंगे, तो आई एम श्योर कि एज ए स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल आप भी एम्बैरेस हो जाएंगे। मैं तो ऑलरेडी हो चुका हूं। तो आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एनएससी का स्कैम क्या है और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एनएससी का हिमालय वाले बाबा का क्या कनेक्शन है। आई एम सॉरी, एक टिपिकल न्यूज चैनल जैसा साउंड कर रहा हूं, लेकिन बात तो आज यही होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड सर्च एनालिस्ट हूं और एक पैशनेट स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हूं। आप लोगों के लिए मैं हमेशा एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेकर के आता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते। प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुँच जाएँ और मेक श्योर कि वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। एनएससी का हिमालय बाबा का कनेक्शन, यह सुनने में ही काफी मसालेदार लग रहा है। हुआ तो ऐसा ही है। क्या कभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन आपका बॉस न दे करके, आपका मैनेजमेंट न दे करके कोई ऐसा बाबा आपको आपके काम के लिए इंस्ट्रक्शंस दे जो हिमालय पे बैठा है? आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये बात एनएससी से रिलेटेड है, एनएससी ऑफिस में अगर ये बात हो रही है, तो एम्बैरेस होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी बड़े पोस्ट पे किसी इंडिविजुअल का रिक्रूटमेंट होता है तो एक सर्टेन प्रोसेस होता है। जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो उसे स्क्रीन करते हैं, एचआर स्क्रीन करती है। लेकिन एनएससी के केस में ऐसा नहीं हुआ था। एनएससी के जो फॉर्मर सीईओ है चित्रा रामाकृष्णा, उसने सुब्रमण्यम आनंद नाम के एक इंडिविजुअल को रिक्रूट किया था और उसके लिए किसी एचआर का मदद नहीं लिया था उन्होंने, किसी हिमालय के बाबा ने उनको गाइड किया था। जहां सुब्रमण्यम आनंद की जो सैलरी होती थी 15 लाख पर एनम, पूरे साल में 15 लाख वो कमाते थे एनएससी में आने के पहले। एनएससी में आने के बाद उनकी जो सैलरी है वो कई फोल्ड में बढ़ते चली गई। ज्वाइनिंग के समय उनकी जो सैलरी हुई वो 1 करोड़ 68 लाख हुई, उसके बाद 2 करोड़ क्रॉस कर गया और कुछ समय बाद तो करीब 4.5-5 करोड़ के आसपास की सैलरी पर एनम उसकी फिक्स कर दी गई। और आप सरप्राइज होंगे कि ये सारा जो डिसीजन लिया गया फॉर्मर सीईओ के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय के एक बाबा के कहने पे हुआ। ये सारा स्टोरी क्या है, आप अब तक काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के इस स्टोरी को सुन रहे होंगे और आपका सर भी थोड़ा सा चकरा रहा होगा, जैसा कि मैं थोड़ा चक्कर खा गया हूँ इन सारी चीज़ों को सुन करके, कि हिमालय के बाबा इंडिया के टॉप एक्सचेंज, इनफैक्ट वर्ल्ड में अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो एनएससी 3rd to 4th रैंक पे भी आती है और उसका टॉप प्रोफेशनल ऐसी बातें करता है कि उसने ये सारी एक्टिविटीज किए हैं एक हिमालय वाले बाबा के कहने पे। उसके बारे में तो सारी बातें करेंगे। ये सारा स्टोरी क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनएससी की फॉर्मर सीईओ कौन है। तो उनका नाम मैंने आपको बताया है, चित्रा रामाकृष्णा। क्या बैकग्राउंड है उनका, सबसे पहले वो जानते हैं। तो 1992 में एनएससी बना था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दूसरा एक स्टॉक एक्सचेंज है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 1875 में ही बना था। तो 1992 में एनएससी के बनते समय जो कोर कमेटी थी उसकी ये मेंबर थी
और काफ़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने एनएससी के लिए डिफरेंट पोस्ट पे काम किया। उसके बाद सीधे कहानी को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 2013 में इनको एनएससी का सीईओ बनाया गया और ये जो स्कैम है उनसे ही रिलेटेड है और इसी पीरियड से ही रिलेटेड है। होता यह है कि सेबी को एक गुमनाम लेटर मिलता है एक काल्पनिक नाम के साथ, केन फिंग। ऑफ कोर्स जिसने भी ये लेटर लिखा होगा, जो इस स्कैम का विसिल ब्लोअर था, उसने अपना सही नाम तो दिया नहीं होगा। तो इस काल्पनिक नाम के थ्रू एक लेटर सेबी को मिलता है। उसमें ये बताया जाता है कि एनएससी में एक स्कैम हो रहा है जिसको कि हम बोलेंगे को लोकेशन स्कैम। को लोकेशन ये होता है कि बहुत सारे ब्रोकर हैं, उनके जो सर्वर हैं वो एनएससी के प्रीमाइसेस में प्लेस किए जाते हैं ताकि फास्टेस्ट डेटा फीडिंग ब्रोकर्स को हो। लेकिन जरा आप समझिए कि ये स्कैम में ये बताया गया, इस लेटर में ये कहा गया कि कुछ एक ऐसे सर्टेन ब्रोकर हैं जिनको माइक्रो सेकेंड्स पहले ही प्राइस पता चल जाता है। ओपीजी सिक्योरिटी के बारे में लिटरली नाम लिया गया और बताया गया कि इस ब्रोकर को पहले ही प्राइस पता चल जाता है। आप खुद सोचिए, मार्केट में कौन सा प्राइस आने वाला है, किस स्टॉक का क्या प्राइस थोड़ी देर बाद आने वाला है, वो आपको पहले ही पता हो तो आप समझिए कि आप कितना ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। और इन ब्रोकर्स ने यही एडवांटेज उठाया क्योंकि इनको सबसे पहले ये प्राइस पता चल गए। इसी स्कैम के बारे में इस लेटर में लिखा गया था। यहाँ एक और बात बताऊं कि सेबी को तो ये लेटर मिला ही था विसिल ब्लोअर का, लेकिन साथ ही साथ उस विसिल ब्लोअर ने सुचेता दलाल को भी ये लेटर पोस्ट किया था। सुचेता दलाल आप जरूर जान रहे होंगे, स्कैम 92 को उजागर करने वाली सुचेता दलाल ही थी। और यहाँ जब उनको लेटर मिला तो वो अपनी जो मैगजीन है मनी लाइफ, उसमें इसको प्रिंट किया, जिसके बाद एनएससी काफ़ी ऑफेंसिव हो करके सुचेता दलाल और उनके हस्बैंड को काफ़ी प्रेशराइज किया कि इस तरह के आर्टिकल न लिखें। और उसके बाद उन्होंने इन पे मानहानि का दावा भी किया और ये बात कोर्ट में चला गया। हालांकि कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि गलती एनएससी की है, एनएससी में ऐसी एक्टिविटी जरूर हुई है। और बाद में एनएससी को इन्हें 1.5 लाख रुपए देने पड़े और किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल, शायद टाटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसको करीब करीब 50 लाख के आसपास एनएससी को पैसे देने पड़े। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि आखिर वो क्या मेथड एनएससी फॉलो करती थी जिसके कारण कुछ सर्टेन ब्रोकर्स को पहले ही, कुछ मिलीसेकंड पहले ही प्राइस का पता चल जाता था। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एनएससी ही एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि टीबीटी यानी टिक बाय टिक टेक्नोलॉजी यूज करती है, जबकि पूरा वर्ल्ड जो है इस टेक्नोलॉजी के यूज नहीं करता था। पूरे वर्ल्ड के जो एक्सचेंजेस थे वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर मल्टीकास्ट बोला जाता है। और इस टेक्नोलॉजी में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको एक साथ डेटा फीड किया जाता है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि एनएससी जो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था टीबीटी का, टिक बाय टिक का, उसके कारण ये स्कैम शुरू हुआ। तो ये तो बात यहाँ पे ये हो गई स्कैम को लेकर के, लेकिन अभी तो इस स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ, हालांकि जिस स्पीड में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वैसा कभी नहीं हुआ। अर्न एंड यंग जो ऑडिटर टीम है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और ऑडिट किया गया। पता चला कि ऑफकोर्स वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हुई है और धीरे धीरे जो टॉप प्रोफेशनल्स थे एनएससी के, उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू किया। इनफैक्ट आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जब जो सीईओ चित्रा रामाकृष्णन ने क्विट किया, जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो उनके जो ड्यूज और पेंडिंग अमाउंट थे 44 करोड़ के, वो भी उनको दे दिया गया। यानी तब तक न सेबी न एक्सचेंज कोई भी बहुत ज़्यादा इसे लेकर के वरिड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होते गया और पता ये चला कि फॉर्मर सीईओ जो चित्रा रामाकृष्णा है, वो सारे जो डिसीजन लेती थी वो एक ऐसे पर्सन के कहने पर डिसीजन लेती थी जो कि रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो हिमालय पे रहता है। जब ग्रिल किया गया है चित्रा रामाकृष्णा को तो उन्होंने काफ़ी
एम्बैरेसिंग और काफ़ी एक बिजार और डिफरेंट लॉजिक दिया है और रीज़न दिया है। और उन्होंने बताया है कि मैंने आज तक जितने भी बड़े फैसले लिए हैं एनएससी में रहते हुए, वो एक हिमालय वाले बाबा के कहने पे लिए हैं। उनसे पूछा गया कि आप इनसे कब मिली थी, तो उन्होंने कहा कि 20 ईयर पहले मैं उनसे मिली थी। जनरली मैं उनकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस सीख करती थी और वो मुझे मिलता था, और उसके कहने पे ही मैंने डिफरेंट बिगर डिसीजन लिए हैं। और इन दोनों के बीच में जो ईमेल पे जो कन्वर्सेशन है, उसमें बोर्ड मीटिंग को लेकर के, 5 ईयर प्रोजेक्शंस को लेकर के, बिजनेस प्लान्स को लेकर के, सारी सेंसिटिव चीज़ों को लेकर के वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और इनके कहने पे ही, ये जो हिमालय वाले बाबा है, इनके कहने पे ही सुब्रमण्यम आनंद का रिक्रूटमेंट हुआ था और उतने बड़े पैकेज पे उनको रखा गया, कंटिन्यूअस बेसिस पे उनको एक्सेप्शनल हाइक दिया गया। कई जगह पर तो ये कहा जा रहा है कि ये जो हिमालय वाले जो बाबा है वो कोई और नहीं है, ये कहीं ना कहीं है सुब्रमण्यम आनंद ही हैं। अगर सुब्रमण्यम आनंद ही वो हिमालय वाला बाबा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों वो ईमेल पे एनएससी की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो पता लगाएगा और फॉर्मर सीईओ से ये पूछ रहा होगा, क्योंकि वो खुद एक इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है वो एनएससी में होल्ड कर रहा था और सारी जो इंफॉर्मेशन थी उसका एक्सेस उसके पास ऑलरेडी था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एम्बैरेसिंग लग रहा है। हालांकि ईमेल में जिस तरह का कन्वर्सेशन है, जिसमें थोड़ा सा कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन भी है, जिसमें एक अलग कनेक्शन भी निकल करके आ रहा है, जिसमें ये उन्होंने बताया है कि वी कैन मीट समवेयर ऑन द बीच, वी कैन रेस्ट देयर। आप अपने हेयर को अगर डिफरेंट तरीके से अगर करोगे तो यू लुक मोर ब्यूटीफुल। ये कन्वर्सेशन ये ज़रूर बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सनली इनकी मुलाकात ज़रूर हो रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है कि इन सारी एक्टिविटीज़ पे, इन पे जो अब तक जो फाइन हुआ है करीब करीब 2 करोड़ का हुआ है, और इनके जो पेंडिंग ड्यू थे वो 44 करोड़ उनको पे कर दिए गए। क्या वाकई से भी सीरियस है इसको रिजॉल्व करने के लिए, या यूं कह सकते हैं क्या वाकई एनएससी और सेबी 2013-15 के आसपास से सीरियस थी इस स्कैम को सॉल्व करने के लिए, पता लगाने के लिए। इनफैक्ट 2013 से लेकर के 2016 के आसपास अगर आप एनएससी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो ईयरली ग्रोथ था वो 20% का था, और 2016 के बाद जो है वो एनएससी का जो ग्रोथ रहा है वो उससे डबल हो गया। यानी जो फॉर्मर सीईओ चित्रा रामाकृष्णा है, उनका जो कार्यकाल था एज ए सीईओ वो काफ़ी मीडियोकर था, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा डिफेंड किया गया, या ये बोलूं कि जिस स्पीड में इस स्कैम को बाहर लाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। होप कि अब जाकर के सीबीआई जो पूछताछ कर रही है या डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होंगी वो इसके तह तक जाएंगी और हमें वाकई ये पता चलेगा कि आखिर वो हिमालय वाला बाबा कौन है। हम 21st सेंचुरी में हैं और ऐसी चीज़ों को एक बार फिर से अगर देखते हैं, और स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा एक्सचेंज और उसकी इतनी बड़ी सीईओ वो ये बोलती है कि मैंने सारे डिसीजन एक हिमालय वाले बाबा के कहने पर किए, तो ये डाइजेस्ट तो नहीं होता है। इवन आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि क्या निकल कर के आता है। होपफुली जो इस मार्केट को गंदा करते हैं उनको उन्हीं वे में पनिशमेंट मिले ताकि ये मार्केट क्लीन हो, सबके लिए हो, और जिसमें स्किल हो वो आसानी से यहाँ से पैसा बना करके ले जाए। तो फ्रेंड्स, ये स्कैम के बारे में मैंने आज बात किया। थोड़ा एम्बैरेसिंग था, थोड़ा मैं हेजिटेंट था कि इसके बारे में बात करूं या नहीं करूं, लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको प्रिपेयर रहना होगा, आपको इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी होगी। और मार्केट में आप अगर प्रोफेशनली अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट, सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होती है, उसके बाद ही अर्निंग करनी होती है। एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि हिमालय वाला बाबा आखिर कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर वो बाबा कौन है
जिसके कहने पे फॉर्मर सीईओ ने इतने बड़े डिसीजन लिए। यह वाकई एक स्कैम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।